बसला जी अपने बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। उनकी बगल में ही विक्रम जी बैठे हुए थे। बसला जी ने कहा, विक्रम, आखिर आदित्य करना क्या चाहता है? कितनी बार कहा है इस लड़के से, शादी कर ले, शादी कर ले। आखिर कब तक इसी तरह से रहेगा? उम्र निकलती जा रही है, पर यह लड़का है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं इसकी शादी करवाने से पहले ही मेरी आंखें बंद ना हो जाएं। बसला जी की बात सुनकर विक्रम जी ने कहा, माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको तो अभी अपने दोनों पोतों की शादी करवानी है। विक्रम जी की बात सुनकर बसला जी ने हंसते हुए कहा, सूरज का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। पहले उसने उस फूल सी बच्ची को तकलीफ दी, उसके साथ प्यार का नाटक किया और उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि उसे रिया पसंद है, और मैंने तो यह सुना है कि काफी दिनों से वह रिया को इग्नोर कर रहा है। आखिर सूरज करना क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे आदित्य से ज्यादा तो सूरज की चिंता होती है। उसे लगता है कि मैं उसमें और आदित्य में फर्क करती हूँ, पर उसे यह समझ नहीं आता कि मैं उसकी भलाई के लिए ही हमेशा उसे डांटती रहती हूँ। बसदा जी की बात सुनकर विक्रम जी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप आदित्य और सूरज दोनों से ही प्यार करती हो, बस आप जताती नहीं हो। आप ये सब क्यों सोच रही हो? विक्रम जी की बात सुनकर बसदा जी ने कहा, पर तेरी बीवी और तेरे बेटे को तो यही लगता है ना कि मुझे उन दोनों से नफरत है। मैं मानती हूँ कि मैं अपनी वसुंधरा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बचपन से मैंने उसे अपने सामने बड़ा होते हुए देखा था। इसलिए मैंने उसकी शादी तेरे साथ की थी। पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं शालिनी को पसंद नहीं करती, पर मुझे उसका नेचर, उसकी हरकतें पसंद नहीं है। शालिनी और वसुंधरा कहने को तो बेस्ट फ्रेंड थी, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वसुधा जी की बात सुनकर विक्रम जी ने प्यार से कहा, माँ, आप तो जानती थी ना कि मेरी वसु दिल की कितनी साफ थी। शालिनी वैसी नहीं है, इसलिए तो मैं शालिनी की जगह वसुंधरा को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चुना था। पर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था। कहते हुए विक्रम जी की आवाज भारी हो गई। वसुंधरा जी और विक्रम जी की शादी लव मैरिज थी। वसुंधरा जी के गुजरने के बाद विक्रम जी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर उस वक्त आदित्य सिर्फ 1 साल का था और वसुंधरा ने मरने से पहले उनसे वादा लिया था कि वह आदित्य के लिए दूसरी शादी करेंगे, वह भी उनकी ही दोस्त शालिनी से। शालिनी जी और वसुंधरा जी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि विक्रम जी ने अपने बेटे आदित्य के लिए शालिनी जी के साथ दूसरी शादी की थी, पर वह जानते थे कि शालिनी कभी आदित्य को एक माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। ना ही आदित्य ने कभी शालिनी को अपनी माँ माना, बल्कि आदित्य को तो बचपन से ही बसदा जी ने ही पाला था। इसलिए आदित्य उनकी कोई बात नहीं टालता था। विक्रम जी बैठे बैठे पुराने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी बसदा जी ने कहा, विक्रम, मुझे सूरज के लिए डर लगता है। सूरज गलत रास्ते पर चल रहा है, और शालिनी उसकी माँ होने के नाते उसे रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देती है। सूरज मेरी कोई बात नहीं सुनता। अब तुझे ही करना होगा जो कुछ भी करना है। भले ही वह कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वह हमारा बच्चा है। हम उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकते। बसदा जी की बात सुनकर विक्रम जी कुछ सोचने लगे। उन्होंने कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सूरज को लंदन भेज दें, वहाँ की कंपनी संभालने के लिए। वह शालिनी से दूर रहेगा तो शायद सुधर जाए। विक्रम की बात सुनकर बसदा जी ने कहा, पर वह जाने के लिए तैयार होगा क्या? विक्रम जी ने कुछ सोचा और कहा, मैं उसे मना लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए और इस तरह से परेशान मत रहिए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। अपनी दवाई खाइए और आराम कीजिए। इतना कहकर विक्रम बसदा जी के रूम से बाहर निकल गए। विक्रम जी के जाने के बाद बसदा जी ने खुद से कहा, तू जानता नहीं उस शालिनी को, कितनी शातिर औरत है। मैं इतने सालों में समझ चुकी हूँ, उसने पूरी ही तरह से सूरज को अपने काबू में किया हुआ है। अगर सूरज ने उसकी बातें नहीं सुनी होती तो आज हमारा सूरज इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि कोई माँ अपने ही बेटे को इतना कैसे बिगाड़ सकती है गलत कामों में। वह सूरज को सपोर्ट करती है, उसे गलत काम सिखाती है, जबकि उसे गलत काम करने से रोकना चाहिए। वसदा जी खुद से ही ये सब कह रही थी। आखिर में थककर उन्होंने अपनी दवाई खाई और आराम करने के लिए लेट गई, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सूरज ना तो उनकी कोई बात मानता था,
न ही उन्हें उम्मीद थी कि सूरज उनकी कोई बात मानेगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आदित्य के बिला में काव्या ने आंखें खोली और वो उठकर बैठ गई। उसने अंगड़ाई लेकर चारों तरफ देखा तो वह इस वक्त अपने रूम में थी। उसने खुद से कहा, मैं कब आई? फिर उसने सोचा जरूर मिस्टर खड़ूस लेकर आए होंगे। इतना सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काव्या जल्दी से बेड से उतरी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई। काव्या ने खुद से कहा, अब हम क्या करें? उसने घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। उसने खुद से कहा, डिनर का टाइम हो गया है। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर किसी सर्वेंट ने कहा, मैडम। सर्वेंट की आवाज़ सुनकर काव्या ने कहा, जी कहिए। सर्वेंट ने कहा, डिनर का टाइम हो गया है, आप चलिए। मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। काव्या ने अपना सिर हिलाया और रूम से निकलकर नीचे लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में उसने आदित्य कहीं नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा, यह मिस्टर खड़ूस कहाँ चले गए? उसने इतना कहा ही था कि पीछे से आदित्य ने कहा, तुमने मुझे बुलाया? आदित्य की आवाज़ सुनकर काव्या ने अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबाते हुए कहा, हे कान्हा जी, जब भी हम इनको खड़ूस कहते हैं ये हमारे पीछे कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। काव्या ने इतना कहा ही था कि उसे अपने कंधे पर आदित्य की गर्म सांसें महसूस हुई। उसकी बॉडी कांपने लगी। उसने धीरे आवाज में कहा, बैठो हम बस। उसने इतना कहा ही था कि आदित्य ने उसके कानों में गर्म हवा छोड़ते हुए कहा, बोलो ना, क्या कह रही थी? जब भी तुम मुझे खड़ूस कहती हो मैं अचानक से प्रकट हो जाता हूँ, है ना? काव्या ने कांपते हुए कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने जरूर कुछ गलत सुना होगा। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे पलटकर अपनी तरफ किया। काव्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। काव्या के लाल चेहरे को देखकर आदित्य ने अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मन ही मन आदित्य को गाली देते हुए कहा, आपकी वजह से खुद ही हमारी ऐसी हालत करते हैं और बाद में पूछते हैं कि हमारी ऐसी हालत क्यों हो रही है। आदित्य ने अपना अंगूठा काव्या के गाल से लेकर उसके होंठ पर फिराते हुए कहा, बोलो ना, तुम्हारे गाल और ये चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? काव्या ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके आदित्य की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य ने कहा, कितनी बार कहा है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत देखो, वरना। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसे चुप होता देखकर काव्या ने कहा, वरना? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, कभी और बताऊंगा, पर पहले बताओ कि तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? आदित्य की बातें सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, अब ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आदित्य ने उसे जवाब न देता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बोलो ना, जवाब दो। मैंने तुमसे अभी अभी कुछ पूछा है। काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं, छोड़िए, हमें भूख लगी है। आदित्य ने काव्या को अपने पास खींचते हुए कहा, पहले मुझे जवाब दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना मेरी बाहों में ही रहो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। आदित्य ने काव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा हुआ था। काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर मन ही मन कहा, आपकी बाहों में रहने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, बस आप प्यार से रखो। आदित्य काव्या की आंखों में देख रहा था। उसे काव्या की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, मत करो इतना प्यार, क्योंकि तुम्हारे नसीब में मेरा प्यार नहीं लिखा है। यह तो मैं बचपन में ही किसी और के नसीब में लिख दिया था और उसकी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। काव्या भी जैसे आदित्य की आंखों में उसका जवाब पढ़ पा रही थी। उसने आंखों ही आंखों से कहा, तो क्यों आते हैं हमारे इतने नजदीक कि आपकी आदत हो जाए हमें। दोनों इस वक्त आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदित्य ने कुछ देर तक काव्या की आंखों में देखा और उसे छोड़कर सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। काव्या ने पीछे से मन ही मन कहा, आखिर क्यों, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? जब हमें लगता है कि कोई है जिसे हम अपना मान सकते हैं, जिसके भरोसे हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें एहसास होता है कि वह तो बस कुछ पल का छलावा है। आप भी बस कुछ ही दिनों के लिए हमारी जिंदगी में आए हो। जब हमें आपकी जरूरत होगी आप हमें छोड़कर चले जाओगे। काव्या ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट बड़ी मुस्कुराहट आ गई।
और फिर वह भी डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने खुद से कहा, क्या भगवान जी, कभी आप हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भेजोगे जो हमें कहेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? काव्या ने खुद से कहा और एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ अपना जवाब नामे देकर खुद भी डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गई। आदित्य इस वक्त हेड चेयर पर बैठा था और काव्या उसके 2-3 कुर्सी दूर बैठी हुई थी। यह देखकर आदित्य उसे बुरी तरह से घूरने लगा, पर काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद से कहा, अगर हमें एक दिन दूर जाना ही है तो अभी से दूरी बनाना जरूरी है। उसने मन ही मन कहा और डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ गई और चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करने लगी। आदित्य डिनर करते हुए उसे ही घूर रहा था, पर काव्या ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। डिनर कंप्लीट होने के बाद काव्या ने आदित्य का इंतजार नहीं किया और अपनी कुर्सी से उठकर सीधा गार्डन की तरफ घूमने के लिए चली गई। यह देखकर आदित्य ने गुस्से से अपनी चम्मच को प्लेट में पटका और वह भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। आदित्य को इतने गुस्से में खड़ा होता देखकर सर्वेंट घबरा गए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से गायब हो गए। आदित्य ने काव्या जिस डायरेक्शन में गई थी उस डायरेक्शन में देखते हुए मन ही मन कहा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर काव्या सिंह। तुमने मुझे इग्नोर किया, आदित्य कपूर को। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कहकर वह सीधा घर से बाहर गार्डन की तरफ आ गया, जहां पर काव्या टहल रही थी। आदित्य, जो कि गुस्से से काव्या को सबक सिखाने के लिए वहां से बाहर आया था, उसका ध्यान काव्या पर गया, जो कि अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर अपने हाथों को रब कर रही थी और चांद को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वह इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गार्डन में लगे हुए रंग बिरंगी लाइट्स में वह और भी ज्यादा परी लग रही थी। आदित्य तो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। काव्या चांद को देखकर मन ही मन कह रही थी, न जाने क्यों हर जगह उम्मीद मिलती है कि कोई है जो हमेशा मेरा बनकर रहेगा। फिर आप उम्मीद क्यों तोड़ देते हो चंदू मामा? बचपन से लेकर बड़ी होने तक आपसे ही बातें करके अपनी रातें गुजारी हैं, क्योंकि कोई था ही नहीं जो मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट करे। और लगता है आगे भी आपके साथ ही बातें करके मुझे अपना टाइम बर्बाद करना होगा। काव्या चांद के साथ बात कर रही थी। अब यह समझना तो मुश्किल था कि वह चांद को अपना दोस्त समझकर बात कर रही थी या फिर चांद से शिकायत कर रही थी, पर वह सच में बहुत खुश नजर आ रही थी। काव्या ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी लाइफ में कोई भी इंसान परमानेंट नहीं रह सकता, इसलिए उसने खुद को काबिल बनाकर खुश रहने का डिसीजन ले लिया था। काव्या को अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी ज़िंदगी में आए या चला जाए। उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। आदित्य काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर काव्या सोच क्या रही है। उसने खुद से कहा, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर भी रखना चाहता हूँ और खुद के पास भी रखना चाहता हूँ, और तुम इसी वजह से कंफ्यूज हो जाती हो। पर जो तुम मुझसे चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि वह जगह तो मैं बरसों पहले ही किसी को दे चुका हूँ। बस 8 महीने का इंतजार, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये सफ़र कभी ना कटे, ये 8 महीने कभी ना बीते। पर ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत जल्द हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यह सोचकर आदित्य काव्या को देखने लगा, जो अभी भी चांद को ही देख रही थी। आदित्य काव्या को देखते हुए यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी काव्या ने बिना पीछे पलटे कहा, मुझे क्यों देख रहे हैं आप? देखना है तो चांद को देखिए, कितना खूबसूरत है ना। काव्या ने चांद पर अपनी नज़र दिखाते हुए आदित्य से कहा। वहीं आदित्य ने काव्या की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर खुद से कहा, चांद से तो कई गुना ज्यादा खूबसूरत तुम हो, पर नजर तुम पर टिकाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप तुम पर चली जाती है। काव्या अभी भी चांद को ही देख रही थी। तभी आदित्य जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने चांद को देखते हुए काव्या से कहा, इस तरह से चांद को क्यों देख रही हो? यह रोज निकलता है, इसमें ऐसा क्या खास है? काव्या ने बिना आदित्य की तरफ देखे मुस्कुराते हुए कहा, उसमें खास है ना, ये हमें सिखाता है कि किस तरह से अंधेरे के बाद उजाला आता है। यह रोज खुद को बदलता है, फिर भी उतना ही खूबसूरत लगता है। हर रंग में, हर रूप में चांद खूबसूरत ही लगता है। आदित्य चुपचाप काव्या की बात सुन रहा था।
काव्या ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा। हमसे इतना दूर होकर भी अपनी चमक से हमारी रात को रोशन कर देता है, इसलिए चांद बहुत खास है। जब अकेलापन महसूस हो, हम चांद से बात करके खुश हो सकते हैं। जब कोई हमारे साथ नहीं होता, तब भी ये चांद हमारे साथ होता है। जिनकी रात अकेली गुजरती है, वह चांद को ही अपना साथी समझकर उसके साथ बात करते हैं। आदित्य चुपचाप काव्या की बात सुन रहा था। काव्या की बातों का गहरा मतलब वह अच्छे से समझ पा रहा था। उसने चांद की तरफ देखा और फिर काव्या की तरफ देखते हुए कहा, लगता है चांद के साथ गहरा रिश्ता है तुम्हारा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि बचपन में कोई और रिश्ता मिला ही नहीं, इसलिए चांद से ही अपना रिश्ता जोड़ लिया। परिवार तो था नहीं, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चांद के साथ बैठकर घंटों बातें करती थी। आज काफी टाइम बाद वही सब कर रही हूँ। तो आपको समझ में आया कि वही दिन अच्छे थे। किसी पर भरोसा नहीं करती थी, ना ही किसी से कोई उम्मीद होती थी। खुद पर भरोसा और खुद से उम्मीद। और आज एहसास हुआ कि जब जिंदगी में आप अकेले होते हो, तभी आपको इस चांद की याद आती है, जैसे कि आज मुझे। कहकर वह चुप हो गई। वहीं काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम अकेली हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत अकेली हूँ। इसलिए तो आज चांद से बातें करके अपने अकेलेपन को दूर कर रही हूँ। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे क्या बात करूं? आप तो हर बार खड़ूस जैसी शक्ल बनाकर घूमते हो। आपसे बात करने से पहले ही मेरी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मैं तो चांद के साथ ही बात करके खुश हूँ। आप जाइए, अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दोबारा चांद को देखने लगी। आदित्य ने हैरानी से काव्या की तरफ देखा। इस लड़की ने अभी अभी उसे खड़ूस कहा था। उसने कहा, तुमने मुझे खड़ूस कहा? आदित्य की बात सुनकर काव्या को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी आदित्य को खड़ूस कहा है। पर उसने मासूमियत से कहा, हमने आपको खड़ूस नहीं कहा। आपने जरूर कुछ गलत सुना होगा। अच्छा चलिए, अब हमें नींद आ रही है। गुड नाइट। इतना कहकर काव्या आदित्य को देखकर वहां से भागने को हुई कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे भाग रही हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मेरे मुंह पर ही मुझे खड़ूस कहा। इतनी हिम्मत कब से आ गई तुम्हारे अंदर? काव्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखकर मासूमियत से कहा, हिम्मत तो हमारे अंदर बहुत पहले से थी, पर वह क्या है ना, आप शैतान हो और डरावने हो। इस वजह से हमारी जैसी मासूम सी बच्ची आपसे डरकर कुछ नहीं कह पाती। वरना आप जानते नहीं कि काव्या सिंह कितनी हिम्मत वाली है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, अब तुमने खड़ूस के साथ साथ मुझे शैतान भी कहा, और फिर से अपनी बात से पलटने का इरादा है काव्या सिंह? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखकर कहा, हमने गलत क्या कहा? आप सच में शैतान हो? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अच्छा बताओ, मैंने ऐसी कौन सी हरकत की है, या फिर ऐसा क्या किया है जिस वजह से मैं तुम्हें शैतान लगता हूँ? लड़कियां तो कहती हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, और तुम मुझे शैतान कह रही हो। काव्या ने कहा, आप तो उससे भी ज्यादा बड़े वाले शैतान हो। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब तुम्हें मेरा असली रूप दिखाना ही होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि शैतान का मतलब क्या होता है, मिस काव्या सिंह। आदित्य की बात सुनकर काव्या को डर लगने लगा, इसलिए उसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, आपको जो करना है कर लेना। अभी हमें जाने दो, हमें नींद आ रही है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, क्यों, डर गई? काव्या ने एटीट्यूड से उसकी तरफ देखते हुए कहा, काव्या सिंह ने डरना नहीं सीखा, और आपसे तो बिल्कुल नहीं। छोड़िए हमें। इतना कहकर काव्या आदित्य को खुद से दूर करके वहां से चली गई। काव्या के जाने के बाद आदित्य ने उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में अभी अभी काव्या गई थी। उसने खुद से कहा, अब तो तुम्हें डराना होगा काव्या। आदित्य अभी भी उस डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में काव्या गई थी। उसने खुद से कहा, अब तो तुम्हें डराना ही होगा काव्या, वरना तुम्हें लगेगा कि आदित्य कपूर कोई ऐरा गहरा है। दुनिया मेरे इशारों पर नाचती है, और तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। अब तुम्हें एक डर का डोज देना बनता है। कहकर वह मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आ गया।
काव्या सीधा सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चली गई थी। इस वक्त वो अपने बेड पर लेटकर आदित्य के साथ जो कुछ भी बातें हुई उनके बारे में सोच रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता है ये पल दोबारा नहीं आएंगे, फिर भी आपके साथ हर एक पल जीना है, ताकि फ्यूचर में मेरे साथ कम से कम कुछ अच्छी यादें तो रहें, जिन्हें याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। कहते हुए काव्या मुस्कुराने लगी। उसने एक नज़र खिड़की से बाहर चांद को देखा और कहा, गुड नाइट चंदू। कहकर उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने रूम में न जाकर सीधा स्टडी रूम में चला गया था। इस वक्त वह अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें एक बेहद ही खूबसूरत औरत नजर आ रही थी। आदित्य इस तस्वीर को देख रहा था। उस औरत के चेहरे के फेशियल फीचर्स और आदित्य के चेहरे के फेशियल फीचर्स काफी हद तक एक दूसरे जैसे थे। आदित्य काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। वह तस्वीर को देखते हुए काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उदास है या फिर खुश। कुछ देर तक उस तस्वीर को देखने के बाद आदित्य ने उस तस्वीर को साइड में रख दिया और अपनी फाइल निकालकर पढ़ने लगा। कुछ देर तक जब फाइल पढ़ने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, उसने दोबारा इस तस्वीर को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगा, आप क्यों चली गईं? अगर आज आप होती तो सब कुछ सही होता। सब कुछ इस तरह से बिगड़ा हुआ नहीं होता। काश आप हमारे साथ होती। यह कोई और नहीं, आदित्य की माँ वसुंधरा कपूर थी। आदित्य जब 1 साल का था तब वसुंधरा जी का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद ही विक्रम जी ने दूसरी शादी शालिनी के साथ कर ली थी, क्योंकि वसुंधरा जी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उनसे वादा मांगा था कि वे आदित्य के लिए दूसरी शादी करेंगे। वसुंधरा को लगा था कि उसकी सहेली शालिनी उसके बेटे आदित्य को माँ का प्यार देगी, पर शालिनी ने आदित्य को तो कभी अपना बेटा माना ही नहीं, बल्कि उसने तो आदित्य को विक्रम जी से दूर कर दिया। कुछ देर बाद आदित्य उस तस्वीर को वहीं पर छोड़कर सीधा स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में चला गया। अपने रूम में आने के बाद वह लैपटॉप पर काम करने लगा, क्योंकि उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। उसने गुस्से से कहा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? वह लड़की आराम से अपने रूम में सो रही होगी और मैं यहाँ पर इस तरह से जग रहा हूँ। आदित्य ने मन ही मन कहा और बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, अगर मैं जाग रहा हूँ तो वह भी नहीं सो सकती। मैं उसे सोने ही नहीं दूंगा। कहकर आदित्य सीधा अपने रूम से निकलकर काव्या के रूम जहाँ वो सो रही थी उस रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वह रूम आदित्य के रूम के बगल में ही था। आदित्य काव्या के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुल गया। यह देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, स्टूपिड, इतनी भी अकल नहीं है कि सोने से पहले अंदर का दरवाजा बंद करना चाहिए। लगता है सारी अकल बेच चुकी है यह। कहकर आदित्य गुस्से से रूम के अंदर आ गया। उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वह काव्या को भी नहीं सोने देगा, पर जैसे ही उसने रूम के अंदर अपना कदम रखा, उसका ध्यान नाइट लैंप की रोशनी में आराम से सो रही काव्या पर गया। पूरे रूम में अंधेरा था, पर काव्या के सर के पास एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था, जिस वजह से उसका चेहरा चमक रहा था और वह अंधेरे में किसी जुगनू की तरह लग रही थी। आदित्य, जो कि उसे उठाने के ख्याल से यहाँ पर आया था, काव्या को इस तरह से बेखबर सोता देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब उसके दिमाग में यह निकल चुका था कि वह यहाँ पर काव्या को परेशान करने के लिए आया था। आदित्य सीधा जाकर काव्या के पास खड़ा हो गया और काव्या को देखने लगा। इस वक्त काव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई प्यारा सपना देख रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आदित्य के चेहरे पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। उसने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये स्टूपिड लड़की कुछ अच्छा सपना देख रही है, इसलिए मुस्कुरा रही है। कहकर आदित्य काव्या के बेड के पास खड़ा होकर उसे ही देखने लगा। कुछ देर तक काव्या को देखने के बाद आदित्य काव्या के पास बैठकर काव्या के चेहरे को प्यार से निहारने लगा। तभी काव्या अचानक से पलट गई। आदित्य डर के मारे वहां से उठकर खड़ा ही होने वाला था कि काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने सर के नीचे दबाकर आराम से लेट गई। काव्या की हरकत पर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा।
पर अब आदित्य का हाथ काव्या के सर के नीचे था और वह आराम से सो रही थी। आदित्य ने मन ही मन कहा, स्टूपिड गर्ल, छोड़ो मेरा हाथ। पर आदित्य के मुंह से ये शब्द नहीं निकले, क्योंकि वह काव्या की नींद नहीं खराब करना चाहता था और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर काव्या उसे इस वक्त यहाँ पर देखेगी तो क्या करेगी। इसलिए वह चुपचाप उसी पोजीशन में बैठकर काव्या को देख रहा था। तभी आदित्य ने देखा, काव्या नींद में ही मुंह बना रही थी। काव्या को इस तरह से नींद में अजीब अजीब से मुंह बनाते देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखने लगा। तभी काव्या नींद में ही अपनी जीभ से अपने लिप्स को लिप करने लगी। यह देखकर आदित्य का गला सूखने लगा। उसने काव्या की तरफ देखकर मन ही मन कहा, क्या ये लड़की नींद में भी मुझे सेड्यूस करना चाहती है। आदित्य काव्या की तरफ देखकर यही सब सोच रहा था। वहीं काव्या आदित्य के दिल और दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान मजे से अपनी नींद पूरी कर रही थी। इस वक्त वह एक बहुत ही प्यारा सपना देख रही थी और उस सपने में आदित्य और वह एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहीं घूम रहे थे और काव्या सपने में देख रही थी कि वह इस वक्त एक चॉकलेट खा रही है जो कि उसके लिप्स पर लग गया है और काव्या सपने में इस चॉकलेट को अपनी जीभ की मदद से खाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से नींद में वह अपनी जीभ से लिप्स को लिक कर रही थी और यही आदित्य को उकसाने का काम कर रहा था। आदित्य ने काव्या की तरफ देखकर मन ही मन कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना ये स्टूपिड लड़की ना जाने और क्या क्या करेगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ काव्या के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो काव्या ने उसके हाथ को और भी मजबूती से पकड़ लिया। आदित्य ने गुस्से से मन ही मन कहा, यह स्टूपिड लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। क्या जरूरत थी मुझ गधे को इसके पास आने की। आदित्य को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। काव्या तो आदित्य को परेशान करके मजे से सो रही थी। वहीं आदित्य काव्या को देखकर खुद पर से अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने धीरे से झुककर काव्या के गालों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, इसके गाल कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल किसी रुई की तरह। कहकर वह उसके गालों को सहलाने लगा। आदित्य को यह करने में बहुत मजा आ रहा था। धीरे धीरे वह उसके गाल से होते हुए उसके लिप्स पर अपना अंगूठा फेरने लगा। आदित्य का दिल अब उसके गाल पर किस करने का कर रहा था, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया हुआ था और वह काव्या के चेहरे को ही देख रहा था, जो कि अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रहा था। काव्या अभी भी आराम से सो रही थी और नींद में मुंह बना रही थी। वह बार बार छोटे बच्चों की तरह मुंह बना रही थी। इस वजह से वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आदित्य उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाला और काव्या की दो तीन प्यारी सेल्फीज क्लिक कर ली। काव्या बहुत क्यूट लग रही थी सभी तस्वीरों में। आदित्य ने उन तस्वीरों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कितनी क्यूट लग रही है यह। इतना कहकर उसने जल्दी से उन तस्वीरों को हाइड कर दिया और मोबाइल अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर काव्या को देखने लगा। तभी उसने देखा कि काव्या ने नींद में ही अपने गालों को फुला लिया है। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये लड़की देख क्या रही है जो सपने में इस तरह की अजीब हरकतें कर रही है। कहकर आदित्य धीरे धीरे काव्या के चेहरे के नजदीक बढ़ने लगा। उसने काव्या की होठों की तरफ देखा। काव्या धीरे धीरे कुछ कह रही थी जो कि आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था और उसके हिलते हुए गुलाबी लिप्स को देखकर अब उसका खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका था। आदित्य ने काव्या के गुलाबी होठों को देखते हुए कहा, तुम मुझे इनविटेशन दे रही हो, बाद में मुझे कुछ मत कहना। कहकर उसने धीरे से अपने होठों को काव्या के गालों पर फिराना शुरू कर दिया और उसके गुलाबी गालों को किस करने लगा। काव्या के गाल बहुत सॉफ्ट थे, जिस वजह से आदित्य को बहुत ही अच्छा लग रहा था और वह प्यार से उसके गालों पर अपने होठों को फिरा रहा था। काव्या को भी गुदगुदी हो रही थी, जिस वजह से वह नींद में ही हंस रही थी। आदित्य ने देखकर काव्या की तरफ देखा, कहीं उसकी नींद तो नहीं खुल गई। पर जब उसने देखा कि काव्या नींद में ही हंस रही है, उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। आदित्य ने दोबारा अपने होठों को काव्या के गालों से लेकर गर्दन तक फिराना शुरू कर दिया। अब उसे यह करने में मजा आ रहा था। वह एक हाथ से काव्या की कमर को भी सहला रहा था। वही नींद में काव्या न जाने क्या देख रही थी। वह भी आदित्य की पीठ पर हाथ फेर रही थी। कुछ देर बाद आदित्य ने अपनी लिप्स को काव्या की गर्दन से हटाकर उसकी तरफ देखा। उसके किस करने की वजह से काव्या के गुलाबी गाल और भी ज्यादा लाल हो गए थे और वह और क्यूट लग रही थी। यह देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
उसने काव्या के लिप्स की तरफ देखा। काव्या धीरे धीरे कुछ कह रही थी, जिस वजह से उसके लिप्स अब और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। आदित्य ने बिना एक पल वेस्ट किए उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। आदित्य पहले तो काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, पर धीरे धीरे उसकी किस डीप और पैशनेट होती गई। वही सपने में भी आदित्य काव्या को किस कर रहा था, इसलिए काव्या नींद में ही आदित्य को रिस्पॉन्स दे रही थी। काव्या को भी रिस्पॉन्स देता देखकर आदित्य खुशी से उसे और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। आदित्य इस वक्त काव्या के नींद में होने का फायदा उठा रहा था, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे काव्या को किस करने में बहुत अच्छा लग रहा था। आदित्य को जब लगा कि अब काव्या सांस नहीं ले पाएगी, तब उसने काव्या को छोड़ा। आदित्य के छोड़ते ही काव्या नींद में ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आदित्य हैरान था, क्योंकि काव्या की अभी भी नींद नहीं खुली थी। उसने खुद से कहा, अगर सोने का कंपटीशन किया जाए तो ये लड़की जरूर फर्स्ट प्राइज लेकर आएगी। कहकर उसने अपना सिर हिला दिया। आदित्य का हाथ अभी भी काव्या के चेहरे के नीचे था। उसने मन ही मन कहा, इतनी देर से इतना कुछ कर लिया, फिर भी इस लड़की ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा। शायद मेरा हाथ अपने पास रखना चाहती है। ठाकुर, मुझे अपने दोनों हाथ दे दे, कहकर आदित्य धीरे से हंसने लगा। आदित्य को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह की मजाकिया बात भी कर सकता है। उसने एक नज़र काव्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में न जाने तुमसे ऐसा क्या रिश्ता जुड़ गया है। तुम्हारे साथ बात करने का, तुम्हारे साथ मस्ती करने का दिल करता है। मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ अजीब है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता तुम्हारे करीब आने से। जबकि मैं जानता हूँ कि मैं किसी और का हूँ और उसकी जगह मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी काव्या, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने काव्या के चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे को देखते देखते ही न जाने कब वह भी काव्या के बेड पर ही सो गया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आधी रात को आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कुछ रेंग रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि एक छोटी सी लड़की उसके ऊपर पूरी तरह से लेटी हुई है और उसे लिपट कर सो रही है। आदित्य ने ध्यान से देखा तो ये काव्या थी, जो कि किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। यह देखकर कि काव्या कैसे सो रही है, आदित्य ने मन ही मन कहा, इतना गंदा सोने का पोस्टर किसका हो सकता है। आदित्य को ऐसे सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वह काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर वह इस वक्त काव्या को उठा भी नहीं सकता था। इसलिए उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद की और सो गया। काव्या ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया हुआ था और आराम से सो रही थी। आदित्य को उसकी गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से वह काफी बेचैन हो रहा था। पर फिर भी उसने काव्या को खुद से दूर नहीं किया, ना ही खुद दूर हुआ। शायद उसे काव्या की करीबी सुकून पहुंचा रही थी। जैसे तैसे आदित्य भी काव्या को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह खिड़की से आने वाली रोशनी से आदित्य की आंख खुली। तभी उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। आदित्य की झट से आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि काव्या उसके ऊपर सो रही है। उसने खुद से कहा, ओ माय गॉड, सुबह हो चुकी है। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था, जिस वजह से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। आदित्य ने धीरे से काव्या को बेड पर लिटाया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। काव्या इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी। आदित्य ने धीरे से झुककर काव्या के माथे पर किस किया और फिर जल्दी से उसने पर्दे बंद कर दिए। उसने खुद से कहा, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। अगर यह उठ गई तो जरूर कुछ गलत ही समझने लगेगी। इतना कहकर आदित्य तेजी से काव्या के रूम से बाहर निकल गया। उसने ठीक से दरवाजा लगा दिया और अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर उसने ठंडे पानी का शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि किस तरह से रात में वह काव्या के रूम में काव्या को सबक सिखाने के लिए गया था, पर वहां जाकर उसने क्या किया। ये याद आते ही कि उसने काव्या को नींद में किस किया, आदित्य ने खुद से कहा, मैंने इनडायरेक्ट उसकी नींद में होने का फायदा उठाया है। आदित्य, तू छिछोरों जैसी हरकतें कैसे कर सकता है। तू आदित्य कपूर है, कोई ऐरा गहरा नहीं। आदित्य ने खुद से कहा और फिर गहरी सांस ली। कुछ देर बाद वह बाथरूम से नहाकर बाहर निकला और सीधा लिविंग रूम में आ गया। उसे लिविंग रूम में आकर 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था।
पर काव्या अभी तक नीचे नहीं आई थी। उसने मन ही मन कहा, कितना सोती है ये लड़की। वही काव्या, जो कि आराम से अपने रूम में सो रही थी, धीरे से उसकी आंख खुली और वो उठकर बैठ गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे वह रात को किसी नर्म बिस्तर पर सोई थी। उसने अपने बिस्तर की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, इसी पर तो रोज सोती हूँ, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि रात को मैं काफी अच्छी चीज पर सोई थी। कितनी प्यारी नींद आई। कहते हुए काव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर काव्या धीरे से उठकर खड़ी हो गई और आईने के सामने जाकर उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया। तभी उसका ध्यान अपने होठों पर गया, जो कि सूजे हुए लग रहे थे। काव्या ने खुद से कहा, मेरे लिप्स इतने कैसे सूज गए। मैंने तो सपने में उनको किस किया था। सपने में जो कुछ भी उसने देखा था, सब कुछ याद करते हुए काव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और शर्म की लाली आ गई। सपने में काव्या ने देखा था कि आदित्य उसे जबरदस्ती काफी वाइल्ड तरीके से किस कर रहा है और वह भी उसका साथ दे रही थी। काव्या को तो लग रहा था कि किसी सपने की वजह से उसके लिप्स इतने डार्क रेड हो चुके हैं, पर वह इस बात से अनजान थी कि उसने सपने में नहीं, बल्कि सच में आदित्य को किस किया था। उसने एक नज़र खुद को देखा और फिर शर्माते हुए सीधा बाथरूम में चली गई। आदित्य अब काव्या का इंतजार करते करते थक चुका था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे काव्या को देखना था। अभी वह सर्वेंट को काव्या को उठाने के लिए भेजने ही वाला था कि तभी उसे सीढ़ियों से नीचे आ रही काव्या दिखी। काव्या इस वक्त तैयार हो चुकी थी। उसने ब्लैक कलर का सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था, जो कि उसके घुटने से थोड़ा नीचे था। उस ड्रेस में काव्या काफी क्यूट लग रही थी। काव्या ने अपने बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ा हुआ था। काव्या को देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जो कि उसने जल्दी से छुपा ली और अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। काव्या धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जैसे ही उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे आदित्य पर गया, उसे याद आ गया कि उसने सपने में क्या देखा था। सब कुछ याद करते ही उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने खुद से कहा, काव्या तो कितनी बेशर्म हो गई है। सपने में क्या क्या देखती है। इतना कहकर उसने एक नज़र फिर से आदित्य की तरफ देखा। उसे आदित्य का चेहरा तो ध्यान से नजर नहीं आ रहा था, पर यह सोच सोच कर ही कि अभी वह आदित्य के सामने जा रही है, उसे बहुत शर्म आ रही थी। जैसे तैसे करते हुए वह किसी कछुए की तरह चलते चलते लिविंग रूम में आ गई और आदित्य से थोड़ी दूरी बनाकर सोफे पर बैठ गई। वहीं आदित्य ने जब देखा कि काव्या उससे दूरी बनाकर बैठी है, उसे गुस्सा आने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और वह अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर में सर्वेंट ने कहा, सर मैडम, हमने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर चलिए। सर्वेंट के इतना कहते ही आदित्य ने एटीट्यूड के साथ अपना न्यूज़पेपर साइड में रखा और किसी राजा की तरह चलता हुआ डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगा। काव्या ने उसे देखकर मन ही मन कहा, इन्हें अगर कोई इस तरह से चलता हुआ देख ले तो सच में इनका दीवाना हो जाए। इनकी हर एक अदा में एक अलग ही नशा है। कभी कभी तो लगता है ये आदमी ही नशीला है। कहते हुए काव्या भी धीरे धीरे उसके पीछे डाइनिंग एरिया में आ गई। डाइनिंग एरिया में उसका ध्यान हेड चेयर पर बैठे आदित्य पर गया। काव्या सीधा जाकर उससे 4-5 कुर्सी दूर बैठ गई। यह देखकर आदित्य, जो कि चुपचाप था, उसने गुस्से से कहा, क्या मुझ में कांटे लगे हुए हैं। काव्या, जो कि अभी अभी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, आदित्य की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, तुम मुझसे इतना डिस्टेंस बनाकर क्यों बैठी हुई हो। जैसे अगर मेरे पास बैठ गई तो मैं अपने कांटे तुम्हें चुभा दूंगा। आदित्य की बात का मतलब समझकर काव्या ने खुद से कहा, काव्या, क्या जरूरत थी इतनी दूर बैठने की। अभी अकड़ू फिर से गुस्सा करेगा। इतना कहकर वह धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई और आदित्य की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। आदित्य ने गुस्से से काव्या को देखते हुए कहा, भगवान ने तुम्हें बस रात को ही बोलने के लिए जुबान दी है। आदित्य की बातें सुनकर काव्या बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। यह देखकर आदित्य ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी बार कहा है, बड़ी बड़ी आंखों से देखने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे सवाल का जवाब दिया करो, ना कि बड़ी बड़ी आंखों से घूरो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। अब हम अपनी आंखों को भी अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकते। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने ये कहा है कि मेरी बात का जवाब दो।
बोलो, मुझसे दूर जाकर क्यों बैठी हो? रात को मेरे साथ घंटों तक बकवास करती रहती हो और सुबह होते ही तुम्हारी जबान पर ताला लग जाता है। क्या इसकी कोई खास वजह है? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, पता नहीं हमें रात को क्या हो गया था, पर सच बात तो यह है कि हमें आपसे सच में डर लगता है। डर लगता है कि अगर हमने गलती से आपको कुछ गलत कह दिया तो आप हमसे गुस्सा हो जाओगे। इतना कहकर काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काव्या की बात सुनकर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या मैंने कभी तुम पर गुस्सा किया है, वह भी बेवजह? आदित्य का सवाल सुनकर काव्या ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, नहीं। आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? आदित्य का यह सवाल सुनकर काव्या ने धीरे से कहा, नहीं। आदित्य ने कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें गंदी नजरों से देखा है? काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, नहीं। पर आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? हम जानते हैं कि आप उस तरह के लड़के नहीं हो, और वैसे भी अगर आपको आपकी जिंदगी में कोई चाहिए तो वह चुटकी बजाते ही आपकी जिंदगी में आ जाएगी। फिर आप हमारे जैसी लड़की को क्यों ही अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, बात की डायरेक्शन दूसरी साइड करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जब मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसी कोई हरकत की ही नहीं है तो तुम्हें मुझसे बात करने में डर क्यों लगता है? एक घर में रहने के बाद भी किसी गूंगी की तरह रहती हो। क्या अब तुम्हें बोलने के लिए भी पैसे देने होंगे? आदित्य की बात सुनकर काव्या उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। यह देखकर आदित्य ने गुस्से से देखते हुए कहा, कितनी बार कहूं कि बड़ी बड़ी आंखों से देखना बंद कर दो, वरना। इतना कहकर वह चुप हो गया। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, ठीक है, आपसे हम कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे। पर देखना, अगर आपने हमें पनिशमेंट दिया या फिर हम पर गुस्सा किया तो हम आपकी पनिशमेंट भी नहीं लेंगे, ना ही आपका गुस्सा झेलेंगे। हम भी आप पर गुस्सा करेंगे। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने बस उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। हमें आपसे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा हमें चुप रहने में अच्छा नहीं लगता। पर हमें समझ नहीं आता कि हम आपसे बात क्या करें। देखिए, आप हैं खड़ूस और मैं प्यारी सी बच्ची। आप बुजुर्ग हो, हम छोटी सी बच्ची हैं। तो जनरेशन का डिस्टेंस होने की वजह से हम आपके साथ कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर सकते ना। काव्या लगातार बड़बड़ कर रही थी, इस बात से अनजान कि उसके सामने बैठा इंसान उसे गुस्से से देख रहा है। अपनी बात कहने के बाद काव्या ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़े इंसान की डरावनी आंखें देख उसकी सांस गले में अटक गई और वह जोर जोर से खांसने लगी। आदित्य उसे अपनी डरावनी आंखों से गुस्से से देख रहा था। काव्या ने उसे देखकर मन ही मन कहा, इसलिए हम उनसे बात नहीं करते बेफजूल में। इस तरह से गुस्से से देख रहे हैं, अब हमने क्या किया है? काव्या खुद से कह ही रही थी, तभी आदित्य ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं बुजुर्ग हूँ, तुम बच्ची हो। हमारे बीच में जनरेशन का गैप है। अच्छा, जरा बताना कि मेरी उम्र क्या है? आदित्य के मुंह से यह सुनकर कि उसने अभी अभी क्या कहा है, काव्या ने अपनी जीभ काटते हुए खुद से कहा, हे भगवान, हम इतने स्टूपिड क्यों हैं? हमने इनको बूढ़ा कह दिया, इसलिए ये इस तरह से घूर रहे हैं। इतना कहकर वह गुस्से से खुद से बातें करने लगी। आदित्य ने जब देखा कि काव्या उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही है, उसने गुस्से से कहा, काव्या, मैंने तुमसे अभी अभी कुछ पूछा है, जवाब दो। क्या कहा तुमने? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपनी बत्तीसी चमकाते हुए कहा, हम तो मजाक कर रहे थे। आप तो बस 26 साल के हो और हम 21 के। आप बस हमसे 5 साल छोटे हो। कहकर वह हंसने लगी। वही काव्या की बात सुनकर आदित्य उसे देखने लगा। आदित्य को दोबारा खुद को गुस्से से देखता देखकर काव्या ने मासूमियत से खुद से कहा, अब हमने क्या कह दिया भगवान जी, जो है हमें इस तरह से गुस्से से देख रहे हैं। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आदित्य क्यों गुस्से से देख रहा है। तभी आदित्य ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, क्या कहा कि मैं तुमसे 5 साल छोटा हूँ? क्या मैं तुम्हें 15 साल का छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा हूँ? आदित्य की बात सुनकर काव्या को एहसास हो गया कि उसने आदित्य को खुद से छोटा और खुद को बड़ा कहा है। उसने खुद को डांटते हुए कहा, हे भगवान, काव्या क्या बोलती है तू? सामने शैतान बैठा हुआ है और तू उसे उकसा रही है कि वह तुझे खा जाए। आदित्य काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, जो कि खुद को ही डांटते हुए काफी क्यूट लग रही थी। उसने खुद से कहा,
डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठने से अच्छा तो है कि इसके साथ लड़ाई कर लो। आदित्य को काव्या के साथ इस तरह से लड़ाई करने में बहुत मजा आ रहा था। काव्या की बातें सुनकर उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बल्कि वह काव्या को परेशान करने के लिए जानबूझकर गुस्से में होने की एक्टिंग कर रहा था, जिस वजह से बेचारी काव्या की हालत खराब हो रही थी और आदित्य मजे ले रहा था। आदित्य ने जब देखा कि काव्या लगभग रोने जैसी शक्ल बना चुकी है, उसने कहा, ओके ओके, ज्यादा परेशान मत हो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। बस अगली बार से मेरी उम्र के बारे में कोई कमेंट मत करना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया और कहा, पक्का हम आगे से आपको कभी बुजुर्ग नहीं कहेंगे, हम आपको बाद में कहेंगे। ओके। काव्या की बात सुनकर इस बार भी आदित्य ने उसे गुस्से से देखा, तो काव्या ने मन ही मन रोते हुए कहा, इस पागल आदमी के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम, ये हमें पागल करके छोड़ेगा। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल आदमी कहने की? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपने बाल खींचते हुए कहा, आप पागल हो, हमें पागल करके छोड़ोगे? इतना कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से उठकर लिविंग रूम में चली गई। वहीं काव्या की हरकत देखकर आदित्य को हंसी आ गई। आदित्य हंसते हुए काव्या की तरफ देख रहा था, जो कि गुस्से से उठकर लिविंग रूम में चली गई थी। उसने खुद से कहा, सच में इस लड़की को परेशान करने में बहुत मजा आता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी को इस तरह से तंग करने के बाद इस तरह से इंसान खुश भी हो सकता है। ये सोचकर वह भी मुस्कुराता हुआ लिविंग रूम में आ गया। उसने काव्या की तरफ देखा, जो कि सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और उसके गाल लड्डू की तरह फूले हुए थे, जिससे आदित्य आसानी से समझ सकता था कि काव्या कितने गुस्से में है। पर वह इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य का दिल कर रहा था कि वह उसके बड़े बड़े गालों पर किस कर ले, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लिया। काव्या को एहसास हो गया था कि आदित्य भी उसके पीछे ही खड़ा है, पर उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। आदित्य ने कहा, काव्या चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए चलो। काव्या ने आदित्य की बात सुनकर उसे इस तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे उसने आदित्य की आवाज़ सुनी ही ना हो। यह देखकर कि काव्या उसे इग्नोर कर रही है, आदित्य ने थोड़े गुस्से से कहा, काव्या, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चुपचाप ब्रेकफास्ट के लिए चलो, वरना बाद में जो कुछ भी होगा उसका दोस्त तुम मुझे मत देना। आदित्य की धमकी का भी काव्या पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी मुंह बनाकर जब टीवी को देख रही थी। काव्या को इस तरह से खुद की बात इग्नोर करता देखकर आदित्य ने खुद से कहा, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो काव्या, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर वह सीधा काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। काव्या ने जब देखा कि आदित्य टीवी के सामने खड़ा हो गया है, वह गुस्से से उसे देखने लगी, पर अगले ही पल वह वहां से उठकर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। काव्या को खुद को दोबारा इस तरह से इग्नोर करता देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, बहुत हिम्मत आ गई है काव्या के अंदर, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। कहकर वह सीधा काव्या के पास आ गया। काव्या दोबारा उठकर कहीं और जाती, इससे पहले आदित्य ने उसे झटके से गोद में उठा लिया और उसे लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगा। यह देखकर काव्या ने गुस्से से कहा, छोड़िए हमें, हमें कहीं नहीं जाना, छोड़िए। काव्या अपने छोटे छोटे हाथों से आदित्य की पीठ पर मार कर उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य की पकड़ काव्या पर काफी मजबूत थी। उसने एक नज़र गुस्से से काव्या की तरफ देखा। काव्या, जो कि आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, आदित्य की डरावनी नजरों को देखकर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आदित्य की गोद में रह गई। आदित्य काव्या को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने काव्या की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में ही लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर काव्या ने हैरानी से कहा, हमें दूसरी कुर्सी पर बिठाइए। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप बैठो और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ करने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाकर मन ही मन कहा, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने अपने हाथ में एक स्पून लेते हुए कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर बड़ी बड़ी आंखों से कहा, हाँ, आप तो शैतान हो ना, इसलिए आपको सब पता चल जाता है। काव्या के मुंह से खुद के लिए शैतान सुनकर आदित्य उसे गुस्से से देखने लगा, पर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा, हम नहीं डरते आपसे। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जिस तरह से डरकर तुम मेरी गोद में चिपक कर मुझसे बैठी हुई हो,
इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम्हें डर नहीं लगता। आदित्य की बात सुनकर काव्या उसे अपनी छोटी छोटी आंखें करके घूरने लगी। यह देखकर आदित्य ने कहा, चुपचाप खाना खाओ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्पून काव्या के मुंह की तरफ कर दिया। काव्या ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और चुपचाप अपना मुंह खोल दिया। आदित्य ने अपने हाथ से उसे पूरा ब्रेकफास्ट कराया और काव्या भी चुपचाप उसके हाथ से ब्रेकफास्ट करने लगी। हालांकि वह आदित्य से गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, पर आदित्य को खुद के साथ इस तरह से बिहेव करता देखकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आदित्य शायद जिंदगी में पहली बार इस तरह से किसी की परवाह कर रहा था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने हाथ से किसी लड़की को खाना खिला रहा है। कुछ देर बाद दोनों का ब्रेकफास्ट हो चुका था। काव्या को खिलाने के बाद आदित्य ने भी खुद ब्रेकफास्ट कर लिया था। तब तक काव्या उसकी बगल की कुर्सी पर बैठकर उसे ही निहार रही थी। आदित्य काफी एलिगेंट तरीके से खाना खाता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी रियासत का राजा हो। काव्या ने उसे देखकर मन ही मन कहा, सच में आपकी हर एक अदा पर हर एक लड़कियां फिदा हो जाती हैं, इसलिए तो मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। आदित्य भले ही अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था, पर वह महसूस कर सकता था कि काव्या उसे ही देख रही है। उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद टिश्यू पेपर से अपना चेहरा क्लीन करते हुए कहा, मुझे क्यों घूर रही हो? नजर लगाना चाहती हो क्या? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और कहा, हम कहाँ जाएं? शूटिंग तो कल से स्टार्ट होने वाली है। आप अभी अपने ऑफिस जा रहे हो। हम घर पर बोर हो जाएंगे। क्या हम सृष्टि से मिलने के लिए जाएं? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ध्यान रखना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम अपना ध्यान रखेंगे। आप परेशान मत होइए। कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस के लिए निकल गया और उसने ड्राइवर से कह दिया कि जहाँ कहीं भी काव्या को जाना हो वह उसे लेकर चला जाए। काव्या भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। अपने रूम में जाकर उसने एक सिंपल सी टी शर्ट निकाली जो कि ग्रे कलर की थी और एक ब्लैक कलर की शर्ट। कुछ ही देर में वह तैयार हो चुकी थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और चेहरे पर हल्का मेकअप किया था। काव्या ने खुद को आईने में देखा और अपना चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका था। जो दवाइयाँ उस डॉक्टर ने काव्या को दी थी वह सच में काफ़ी असरदार थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में अगर आप शायद हमें उस डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते तो हमारा चेहरा कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। उस दिन जब हमने अपने चेहरे को देखा था हम कितना डर गए थे, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। काव्या को कभी नहीं लगा था कि उसका चेहरा पहले की तरह क्लीन हो जाएगा, पर इस वक्त उसका चेहरा पहले की तरह ही बेदाग और खूबसूरत नजर आ रहा था। रेडी होने के बाद काव्या ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और षष्ठी का नंबर डायल कर दिया। उसने षष्ठी को कॉल किया। दूसरी तरफ से षष्ठी ने फोन उठाते हुए कहा, कैसी है मेरी जान? पहली बार खुद से कॉल कर रही है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई है। षष्ठी की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुझे भूल जाऊं। वैसे मुझे बता, क्या तू फ्री है? काव्या की बात सुनकर षष्ठी ने कहा, क्यों? तू मुझे यह सवाल क्यों कर रही है? और तू इंडिया कब आ रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तेरे चेहरे के सारे धब्बे मिट चुके हैं ना? षष्ठी ने फिक्र भरी आवाज में कहा। षष्ठी की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और मेरे चेहरे के धब्बे भी मिट चुके हैं। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे काफ़ी बोर फील हो रहा है। अगर तू फ्री है तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। काव्या की बात सुनकर षष्ठी ने कहा, तो ठीक है, तू सिंह कारपोरेशन आ जा। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। डैडी ने मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है और तू तो जानती है ना कि मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। पहले से ही काफ़ी बार उनकी बात टाल कर उनका गुस्सा झेल चुकी हूँ। अब और मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं उनका गुस्सा झेल सकूं। इसलिए तू ऑफिस आ जा, साथ में मिलकर लंच करेंगे। वैसे भी थोड़ी देर में लंच टाइम हो ही जाएगा। षष्ठी की बात सुनकर काव्या ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। कुछ ही देर में काव्या सिंह कारपोरेशन के सामने खड़ी थी। सिंह कारपोरेशन भी काफ़ी बड़ी कंपनी थी जो कि षष्ठी के पापा की थी। काव्या मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को शशि ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी फ्रेंड आने वाली है जिसका नाम काव्या सिंह है। काव्या ने रिसेप्शन के पास जाकर उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
हमारा नाम काव्या सिंह है, हमें शशि सिंह से मिलना है। क्या उन्होंने इन्फॉर्म किया था? काव्या की बात सुनकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पोलाइट आवाज में कहा। जी मैडम, शशि मैम ने पहले ही बता दिया था कि कोई उनसे मिलने के लिए आने वाला है। आप थर्ड फ्लोर पर चली जाइए। थर्ड फ्लोर पर सेकंड केबिन शशि मैम का ही है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर वह लिफ्ट से सीधा थर्ड फ्लोर पर आ गई। ऑफिस के सभी लोग काव्या को ही देख रहे थे। काव्या लगी इतनी प्यारी और खूबसूरत रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काव्या की उम्र 16 या 17 साल होगी। वह कहीं से भी बड़ी नहीं लग रही थी। सिंपल कपड़ों में भी वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, जिस वजह से ऑफिस के ज्यादातर लड़कों का ध्यान उस पर ही जा रहा था और लड़कियां जलन भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। कुछ ही देर बाद काव्या की लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर आकर रुक गई। थर्ड फ्लोर पर आते ही उसका ध्यान सबसे पहले केबिन पर गया। उसे याद आया कि रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे दूसरा केबिन कहा था, इसलिए वह दूसरे केबिन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।